हेलो स्टूडेंट, मैं निर्मला साहू, क्लास 11 अंतरा भाग 1 इलेक्टिव हिंदी। उसमें हम लोग संध्या के बाद पढ़ रहे थे। ये काफ़ी लंबी कविता है, इसलिए ये 1-2 दिन में समाप्त नहीं हो सकती है, 2 दिन और लगेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 पद और हैं, लंबी लंबी कविता है। तो देखो, इसमें कवि एक गांव के संध्या के समय का जो वातावरण है, लोग किस तरह से अपनी जीवन यापन करते हैं और दिनचर्या उनका क्या है, वो चीज़ का यहाँ पर बखान कर रहे हैं। और साथ में संध्या के बाद, दिन भर की नहीं लेकिन शाम होने के बाद लोगों की स्थिति कैसी रहती है, वो किस तरह से अपना जो दिन भर के थकान है, चाहे दिन भर की जो क्रियाएं हैं, उस पर जो अपना रोज ये मंथन करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। तो देखो कविता में क्या लिखते हैं कवि। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। हम पहले भी इस कविता में बता चुके हैं कि एक गांव के एक लाला की कहानी कवि बता रहे हैं कि किस तरह से वह अपने जीवन से ऊब चुका है, किस तरह से वह अपने जीवन से दुखी है, क्योंकि वह मेहनत कर रहा है लेकिन वह अपने परिवार को ढंग से नहीं, परिवार का पालन पोषण ढंग से, उचित ढंग से नहीं कर पा रहा है। इस कारण से उसके मन में विक्षोभ की भावनाएं हैं, वो अत्यंत दुखी है और साथ ही अपने जीवन को कोसता भी है। अब यहाँ पर देखो, जड़ अनाज के ढेर सदृश ही, कहते हैं कि उसकी जो एक छोटी सी गांव में दुकानें हैं, किराना की दुकान है, उसमें अनाज रखे हुए हैं। तो अनाज जिस प्रकार से जड़ हो, एक जगह पर हम रख देते हैं तो वो बिना उठाए या बिना हिलाए वह हिलता डुलता नहीं है। उसी प्रकार से कहते हैं कि वह जड़ हो जाता है। उसी प्रकार से कवि कह रहे हैं कि अनाज की भांति ही वह भी, लाला भी अपने एक जगह पर बैठ करके जड़ के समान हो गया है। वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। वह चाहता है कि हमारा परिवार किसी प्रकार भी खुशी भरा जीवन व्यतीत करे, लेकिन उसके चलते वह क्या करता है कि दिन भर अपनी दुकान में गद्दी पर बैठा हुआ है और साथ ही वह यह देख रहा है कि गद्दी पर बैठ के भी वह बात बात पर कस्टमर से, अपने उपभोक्ताओं से, अपनी जो दुकान में आने वाले ग्राहक हैं, उनसे बात बात पर झूठ बोलता है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन। और झूठ भी बोलता है, फिर कुछ उसमें कमी बेसी भी करता है, लेकिन क्या इतना झूठ, इतना गलत काम करने के पश्चात भी वह पश्चाताप कर रहा है। अपने जीवन की जो, उसकी जीवन की जो दिनचर्या है, उस पर वह अपने आप से पश्चाताप कर रहा है। कहता है कि फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन। कहते हैं कि क्या हमारा परिवार, इतना झूठ बोलने के बाद भी हमारा परिवार क्या अच्छे से पल रहा है। रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, कहते हैं कि क्या सारे परिवार वाले सब अच्छे से रह पाते हैं। बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख जुटता है धन। कहते हैं कि क्या वह अपने मकान, एक मकान की ख्वाहिश रखता है कि एक पक्का मकान बन जाए। हम दिन भर मेहनत करते हैं परिवार के लिए और वह टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा है, लेकिन वह सोचता है कि हम अपने एक घर में अपना एक परिवार बना ले, एक पक्का मकान बना ले और उसमें सुख भरा जीवन व्यतीत करें। लेकिन क्या वह दिन भर इस दुकान में बैठ करके ऊंचा नीचा करते हुए, गलत सही करते हुए या लोगों से झूठ बोलते हुए भी क्या मन में सुख पा रहा है? और क्या अधिक धन को जुटा पा रहा है घर बनाने के लिए?
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि घर बनाने के लिए काफ़ी पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए वह कह रहा है उसके पास पैसे, खाने के लिए तो पैसे नहीं जुट पा रहे हैं बढ़िया से, तो वह मकान कहाँ से बना पाएगा। इसीलिए वह कहता है, क्या इतने झूठ ऊंच नीच करते हुए भी क्या मैं धन को जुटा पा रहा हूँ। खिसक गई कंधों से कथड़ी। अब कहते हैं कि खिसक गई कंधों से कथड़ी। कथड़ी कहते हैं जो फटा चिटा हुआ जो कपड़ा है। ठंड का मौसम है और वह अपने शरीर पर एक पुरानी फटी जो भी चादर होगी या उसके जो भी कपड़े होंगे उसे वह ओढ़ रखा है कंधे से। लेकिन वह भी इसी उधेड़-बुन में उसके मन की जो व्यथा है, वो मन की व्यथा चल रही है और इधर उसके कंधों से वह जो फटी चिटी कपड़ी लगे हुए हैं उसके शरीर पर रखी हुए है, वो उधर जाती है, वहाँ से खिसक जाती है। अब वो क्या है, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया। अब क्या है, ठंड का मौसम तो है ही और वह अपने व्यवस्था पर सोच रहा है कि क्या हम इतने निर्दयी हैं और क्या हम इतना जो अपना सर्दी के मौसम में भी एक अच्छे से वस्त्र को नहीं पहन सकते हैं जिससे कि हमारी ठंड भी दूर हो जाए। तो कहते हैं कि ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया। कहता है कि वो उसके कंधों पर से जो एक फटी चिटी कपड़े थे वह भी खिसक गई और अब उसको ठंड लग रही है और ठंड से वह ठिठुर रहा है, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण। और फिर वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारी जो व्यवस्था है, हम जो अपने जीवन में अच्छे से खाना कपड़ा नहीं जुटा पा रहे हैं, अपना घर मकान नहीं बना पा रहे हैं, उसके पीछे क्या व्यवस्था हो सकती है, इसको सोचने पर वह मजबूर हो गया है। और बैठ करके वह बनिया जो है लाला, वह उसी को विषय में सोच रहा है। शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन। वह देखता है कि शहरों के जो बनिए हैं, शहरों के जो दुकानदार हैं, वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वह मौज मस्ती में जीवन यापन कर रहे हैं, साथ ही वह अपने जीवन को इतने अच्छे तरीके से बिता रहे हैं। तो किस प्रकार वो अच्छे जीवन बिता रहे हैं, काम वो भी कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, वो भी दुकान खोल कर बैठे हैं, मैं भी दुकान खोल करके बैठा हूँ, लेकिन उनकी स्थिति और मेरी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। वो राजशाही ठाठ के द्वारा महाजन बन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत मेरा जीवन जो है एक भिखारी की तरह व्यतीत हो रहा है। शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन। अब वह सोचने पर मजबूर है कि क्यों शहर के बनियों की जैसे वह भी महाजन बन नहीं जाता। महाजन मतलब महान जन, अर्थात किसी भी चीज की उनको दिक्कत नहीं और महान कहलाने वाले, बड़े आदमी कहलाने वाले लोग, जैसे हम देखते हैं जो अच्छे शान बान से रहता है, ठाठ बात से रहता है, उसे महान आदमी कहा जाता है, बड़े आदमी कहे जाते हैं। इसलिए वह भी सोच रहा है कि क्यों मैं महाजन नहीं बन पाता। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। कहते हैं कि कवि कह रहे हैं कि वह सोचने पर मजबूर हैं कि कौन हमारे जीवन की प्रगति को रोक दिया है। जीवन की प्रगति में जितने मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, पूरे लगन के साथ सुबह से लेकर के रात तक मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन ये किसकी हिम्मत है, कौन है सो हमारी जीवन की प्रगति को रोक रखा हुआ है, जिसके कारण हम इस दयनीय स्थिति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर कवि बहुत ही उसकी जो अजीब मानसिक मनोदशा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वह अपनी
गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है और फटेहाल स्थिति के विषय में सोच रहा है, सोचने पर मजबूर है। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। वह सोचने पर मजबूर है। आगे इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, क्या यह संभव नहीं यही है कि जो ये समाज की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो और कर्म और गुण के समान ही सबका जो आय व्यय है उसका वितरण हो। ठीक है, जो कर्म जैसे कर्म करते हैं उनके अनुसार और जिनके जो गुण है, जिनके पास जो गुण है उनके अनुसार उनका समाज में रहना खाना पीना हो। तो ये सोचने पर वह मजबूर है कि हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शहरी बनिए किस तरह अपना जीवन अच्छे तरह से गुजार रहे हैं और हम ग्रामीण जीवन की तरह फटेहाल स्थिति में व्यतीत कर रहे हैं। तो क्या यह संभव नहीं है कि इस समाज के में परिवर्तन लाया जाए। घुसे घरौंदे में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। अब कह रहे हैं कवि, घुसे घरौंदे में मिट्टी के, कहते हैं कि सभी जो गांव में अधिकतर तो हम देखते हैं कि मिट्टी के घर ही हुआ करते हैं और वहाँ छोटे छोटे घर हुआ करते हैं। तब यहाँ रात्रि के समय में कह रहे हैं कवि कि सभी अपने अपने मिट्टी के घरौंदे में घुस चुके हैं। शाम का समय है, रात्रि हो गई है और ठंड भी काफ़ी बढ़ी हुई है, तो वो सभी अपने अपने घर में दुबक जाते हैं, क्योंकि दोपहर तक तो सूर्य की रोशनी की गर्मी रहती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो ठंड भी बढ़ जाती है, अंधेरा भी छा जाता है और लोग अपने अपने घरों में जा छिपते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। अब कहते हैं कवि कि सभी अपने अपने घरों में तो घुसे हुए हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं क्या ऐसा कोई समाज में नियम कानून नहीं बन सकता जिससे कि फूंक दे सब में सामूहिक जीवन, जिससे कि सभी एक प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकें समूह में। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। कहते हैं कवि कह रहे हैं क्या, सभी लोगों को मिल करके इस संसार का निर्माण करना चाहिए और मिलकर करें यौवन का। तो जो जीवन की एक इच्छाएं हैं, जो जीवन की एक मनुष्य के सामने एक जो रहता है आदर्श कि हम अपने सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम अपना जीवन अच्छे तरह से व्यतीत कर सकें, तो क्या यह संभव नहीं है कि सभी कोई मिल करके एक नए संसार का निर्माण किया जाए। जब विमुक्त हो जन शोषण में, हो समाज अधिकारी धन का। कहते हैं कि मनुष्य का एक ऐसा नियम कानून होना चाहिए जिससे कि समाज में जो ऊंच नीच का भाव है वो भी खत्म हो जाए और सभी मिल करके ये जीवन यापन करें। जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन पर। कहते हैं कि ये जो शोषण और शोषक वर्ग दो भागों में विभक्त हो चुका है, ये हमारा समाज वो खत्म हो जाए और जन शोषण वो खत्म हो जाए और साथ ही वो समाज अधिकारी धन का, कि समाज में जितने भी लोग हैं वो सभी एक तरह से अपना जीवन यापन करें और साथ ही ये जो समाज है अधिकारी गण से मुक्त हो जाए।
तो यहाँ पर भी कवि वही चीज़ों को बता रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य जो है वो एक अपने आप में अपने आप को परिपूर्ण समझता है, लेकिन सबके सहयोग से ही ये चीज़ संभव है। और कवि यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जीवन में तो उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन क्या यह बहुत चीज़ होता है जो हमारे जीवन में संभव भी होता है, बहुत चीज़ होता है जो हमारे जीवन में असंभव ही रहता है। तो आज हम लोग ये कविता को यहीं पर समाप्त करते हैं, उसके बाद अगले दिन अगली कविता।